आज सुबह से ही अतुल जी का मूड बहुत अच्छा था। रह रह कर ही अतुल मुस्कुराते गुनगुनाते जा रहे थे। अक्सर वे इतने खुश नहीं रहते थे, लेकिन आज तो बात ही शायद कुछ और थी। अरे भाई, आज क्या बात है जो इतना मुस्कुरा रहे हो? अतुल जी की मुस्कुराहट में समरजीत को नए जोश, ताजगी और खुशी के भाव नजर आए तो उन्होंने हंसते हुए पूछा, लगता है आपके घर वाले आ गए हैं मिस्टर अतुल। हाँ, परिवार नहीं, सिर्फ बेटा संजीव जरूर पहुंच गया है। अभी थोड़ी देर में यहाँ आता ही होगा। अतुल जी की आवाज़ में प्रसन्नता के भाव झलक रहे थे। आपकी वाइफ को भी आना चाहिए था ना। बीमारी में जैसी देखभाल लाइफ पार्टनर करता है, वैसी कोई दूसरी नहीं कर सकता। यू आर राइट डॉक्टर, पर सविता ने हमारे पोते की देखभाल करने के लिए अमेरिका में रुकना ज़्यादा ज़रूरी समझा होगा। अच्छा, कितना बड़ा हो गया है आपका पोता? अरे अभी 10 महीने का है। आपकी वाइफ कब से अमेरिका में है? बहू की डिलीवरी के 2 महीने पहले वह चली गई थी। यानी कि वो साल भर से आपके साथ नहीं है। हार्ट पेशेंट अगर अपने जीवन साथी से यूं दूर और अकेला रहेगा तो उसकी तबीयत कैसे सुधरेगी? मैं आपके बेटे से इस बारे में बात करूंगा। आपकी पत्नी को इस वक्त आपके पास होना चाहिए। अपनी राय संजीदा लहजे में जाहिर करने के बाद डॉक्टर समरजीत ने अतुल जी का चेकअप करना शुरू कर दिया। डॉक्टर के जाने से पहले ही संजू अतुल जी के लिए खाना लेकर आ गया। तुम हमेशा सही समय से यहाँ पहुँच जाते हो यंग मैन। आज क्या बनाकर भेजा है रक्षा जी ने? डॉक्टर समरजीत ने प्यार से संजू की कमर थपथपा कर पूछा। जी, साधारण सी सब्जी, चपाती और सलाद भेजा है मम्मी ने, संजू ने आदरपूर्ण लहजे में जवाब दिया। गुड, इन्हें तला भुना खाना नहीं देना है। जी डॉक्टर साहब। आज तुम्हारे अंकल काफ़ी खुश दिख रहे हैं, पर इन्हें ज़्यादा बोलने मत देना। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ। मिस्टर अतुल, आपकी तबीयत में अच्छा सुधार हो रहा है। थैंक यू डॉक्टर समरजीत, गुड डे। डॉक्टर के जाने के बाद हाथ में पकड़ा टिफ़िन बॉक्स साइड टेबल पर रखने के बाद संजू ने अतुल जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद पाया। फिर वह उनकी तबीयत के बारे में सवाल पूछने लगा। संजू के हाव भाव से साफ जाहिर हो रहा था कि वह अतुल जी को बहुत मान सम्मान देता था। करीब 10 मिनट बाद अतुल जी का बेटा संजीव भी वहां आ पहुंचा। संजू को अपने पापा के पास बैठा देखकर उसकी आंखों में खिंचाव के भाव पैदा हो गए। हाय डैड। संजू की उपेक्षा करते हुए संजीव ने अपने पिता के पैर छुए और उनके पास आकर बैठ गया। कैसे हालचाल है संजीव? अतुल जी ने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ रख उसे आशीर्वाद दिया। फाइन डैड, आपकी तबीयत के बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं? अरे, बाईपास सर्जरी की सलाह दे रहे हैं। उनकी सलाह तो आपको माननी होगी डैड। अपोलो अस्पताल में बाईपास करवा लेते हैं, पर मुझे ऑपरेशन के नाम से डर लगता है। इसमें डरने वाली क्या बात है पापा? जो काम होना जरूरी है उसका सामना करने में डर कैसा? अच्छा संजीव, तुम कितने दिन रुकने का कार्यक्रम बना कर आए हो? अतुल जी ने विषय परिवर्तन करते हुए पूछा। 1 वीक डैड, इतनी छुट्टियां भी बड़ी मुश्किल से मिली हैं। अगर मैंने ऑपरेशन कराया तब तो उस वक्त यहाँ नहीं रह पाओगे ना तुम। डैड, रक्षा आंटी और संजू के होते हुए आपको अपनी देखभाल के बारे में चिंता करने की क्या ज़रूरत है? मम्मी और मेरी कमी को ये दोनों पूरा कर देंगे डैड। संजीव के स्वर में मौजूद कटाक्ष के भाव अतुल जी ने साफ पकड़ लिए थे। पिछले 5 दिनों से इन दोनों ने ही मेरी सेवा में रात दिन किया हुआ है संजीव। इनका यह एहसान मैं कभी नहीं उतार सकूंगा। बेटे की आवाज़ के तीखेपन को नज़रअंदाज कर अतुल जी एकदम से भावुक हो उठे। आपके एहसान भी तो ये दोनों कभी नहीं उतार पाएंगे डैड। आपने कब इनकी सहायता के लिए पैसा खर्च करने से हाथ खींचा है? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? संजू? नहीं संजीव भैया, आज मैं इंजीनियर बना हूँ तो इनके आशीर्वाद और इनसे मिली आर्थिक सहायता से। माँ के पास कहाँ पैसे थे मुझे पढ़ाने के लिए। सचमुच अंकल के एहसानों का कर्ज हम माँ बेटे कभी उतार नहीं पाएंगे। संजू ने यह जवाब अतुल जी की आंखों में श्रद्धा से झांकते हुए दिया, और यह तथ्य
संजीव की नज़रों से छिपा नहीं रहा था। पापा, अब तो आप शांत मन से ऑपरेशन के लिए हाँ कह दीजिए। मैं डॉक्टर से मिल कर आता हूँ। व्यंग भरी मुस्कान अपने होठों पर सजाए संजीव कमरे से बाहर चला गया था। अब तुम भी जाओ संजू, नहीं तो तुम्हें ऑफिस पहुँचने में देर हो जाएगी। अतुल जी की इजाज़त पाकर संजू भी जाने को उठ खड़ा हुआ था। आप मन में किसी तरह की टेंशन न लाना अंकल। मैंने संजीव भैया की बातों का कभी बुरा नहीं माना है। अतुल जी का हाथ भावुक अंदाज में दबाकर संजू भी बाहर चला गया। संजू के चले जाने के बाद अतुल जी ने थके से अंदाज में आंखें मूंद लीं। कुछ ही देर बाद अतीत की यादें उनकी स्मृति पटल पर उभरने लगी थीं। लेकिन आज इतना फ़र्क जरूर था कि ये यादें उनको परेशान, उदास या दुखी नहीं कर रही थीं। अपनी पत्नी सविता के साथ अतुल जी की कभी ढंग से नहीं निभी थीं। पहले महीने से ही उन दोनों के बीच झगड़े होने लगे थे। झगड़ने का नया कारण तलाशने में सविता को कोई परेशानी नहीं होती थी। शादी के 2 महीने बाद ही वह ससुराल से अलग हो जाना चाहती थी। पहले साल उनके बीच झगड़े का मुख्य कारण यही रहा। रात दिन के कलेश से तंग आकर अतुल ने किराए का मकान ले लिया था। अलग होने के बाद भी सविता ने लड़ाई झगड़े बंद नहीं किए थे। फिर उसने मकान व दुकान के हिस्से कराने की रट लगा दी थी। अतुल अपने दोनों छोटे भाइयों के सामने सविता की यह मांग रखने का साहस कभी अपने अंदर पैदा नहीं कर सके। इस कारण पति पत्नी के बीच आए दिन खूब कलेश होता था। 3 बार तो सविता ने पुलिस भी बुला ली थी। जब उसका दिल करता वह लड़ झगड़ कर मायके चली जाती थी। गुस्से से पागल होकर वह मारपीट भी करने लगती थी। उनके बीच होने वाले लड़ाई झगड़े का मजा पूरी कॉलोनी लेती थी। अतुल को शर्म के मारे सिर झुकाकर कॉलोनी में चलना पड़ता था। फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने सविता को रात दिन कलह करने का मजबूत बहाना उपलब्ध करा दिया। उनकी शादी की करीब 5 साल बाद अतुल का सबसे पक्का दोस्त संजय सड़क दुर्घटना का शिकार बन इस दुनिया से असमय चला गया था। अपनी पत्नी रक्षा, 3 साल के बेटे संजीव की देखभाल की जिम्मेदारी दम तोड़ने से पहले संजय ने अतुल के कंधों पर डाल दी थी। अतुल जी ने अपने दोस्त के साथ किए वादे को उम्र भर निभाने का संकल्प मन ही मन कर लिया था। लेकिन सविता को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि वे अपने दोस्त की विधवा वो उसके बेटे की देखभाल के लिए समय या पैसा खर्च करें। जब अतुल ने इस मामले में उसकी नहीं सुनी तो सविता ने रक्षा व अपने पति के रिश्ते को बदनाम करना शुरू कर दिया था। इस कारण अतुल के दिल में अपनी पत्नी के लिए बहुत ज़्यादा नफरत बैठ गई थी। उन्होंने इस गलती के लिए सविता को कभी माफ़ नहीं किया। सविता अपने बेटे व बेटी की नज़रों में भी उनके पिता की छवि खराब करवाने में सफल रही थी। अतुल ने इनके लिए सब कुछ किया, पर अपने परिवारजनों की नज़रों में उन्हें कभी अपने लिए मान सम्मान व प्यार नहीं दिखा था। अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले उनके दोनों बच्चों ने कभी उनकी सलाह साथ लेकर नहीं किए थे। जवान होने के बाद वे अपने पिता को अपनी माँ की खुशियाँ छीनने वाला खलनायक मानने लगे थे। उनकी ऐसी सोच बनाने में सविता का उन्हें अतुल के खिलाफ लगातार भड़काना महत्वपूर्ण कारण रहा था। उनकी बेटी सलोनी ने अपना जीवन साथी भी खुद ही ढूंढा था। हीरो की तरह हमेशा सजा सवरा रहने वाला उसकी पसंद का लड़का अनंत अतुल को कभी नहीं जचा। अनंत के बारे में उनका अंदाजा सही निकला था। वह एक क्रूर स्वभाव वाला अहंकारी इंसान था। सलोनी अपनी विवाहित जिंदगी में खुश और सुखी नहीं थी। सविता अपनी बेटी के ससुराल वालों को लगातार बहुत कुछ देने के बावजूद अपनी बेटी की खुशियां सुनिश्चित नहीं कर सकी थी। शादी करने के लिए संजीव ने भी अपनी पसंद की लड़की चुनी थी। उसने विदेश में बस जाने का फैसला अपनी ससुराल वालों के कहने में आकर किया था। अतुल को इस बात से बहुत पीड़ा होती थी कि उनके बेटा बेटी ने कभी उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। वे अपनी माँ के बहकावे में आकर धीरे धीरे उनसे दूर होते चले गए थे। इन परिस्थितियों में रक्षा और उसके बेटे के प्रति उनका झुकाव
लगातार बढ़ता गया। उनके घर में उन्हें मान सम्मान मिलता था। वहाँ उन्हें हमेशा यह महसूस होता कि उन दोनों को उनके सुख दुख की चिंता रहती है। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने संजू की इंजीनियरिंग की पढ़ाई का लगभग पूरा खर्चा उठाया था। सविता ने इस बात के पीछे कई बार कलह कलेश किया, पर उन्होंने उसके दबाव में आकर इस जिम्मेदारी से हाथ नहीं खींचा था। वह रक्षा से उनके मिलने पर रोक नहीं लगा सकी थी, क्योंकि उसे कभी कोई गलत तरह का ठोस सबूत इनके खिलाफ नहीं मिला था। अतुल जी को पहला दिल का दौरा 3 साल पहले और दूसरा 5 दिन पहले पड़ा था। डॉक्टरों ने पहले दौरे के बाद ही बाईपास सर्जरी करा लेने की सलाह दी थी। अब दूसरे दौरे के बाद ऑपरेशन न कराना उनकी जान के लिए खतरनाक साबित होगा, ऐसी चेतावनी उन्होंने साफ शब्दों में अतुल जी को दे दी थी। पिछले 5 दिनों में उनके अंदर जीने का उत्साह मर सा गया था। वे खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। उन्हें बार बार लगता कि उनका सारा जीवन बेकार चला गया है। मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी तो अतुल जी यादों की दुनिया से बाहर निकल आए थे। उनकी पत्नी सविता ने अमेरिका से फ़ोन किया था। क्या संजीव ठीक ठाक पहुंच गया है? सविता ने उनका हालचाल पूछने के बजाय अपने बेटे का हालचाल पूछा तो अतुल जी के होठों पर उदास सी मुस्कान उभर आई। हाँ, वह बिल्कुल ठीक है, उन्होंने अपनी आवाज़ को सहज रखते हुए जवाब दिया। डॉक्टर कब तक छुट्टी देने की बात कह रहे हैं? अभी पता नहीं कि छुट्टी कब तक मिलेगा। डॉक्टर बाईपास सर्जरी कराने के लिए जोर डाल रहे हैं। मैं तो अभी इंडिया नहीं आ सकती हूँ। नन्हे रितेश की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तुम अपनी देखभाल के लिए एक नर्स का इंतज़ाम ज़रूर कर लेना। ठीक है। अपने अकाउंट में भी उसका नाम जुड़वा दो। ठीक है। मैं तो कहती हूँ कि ऑपरेशन कराने के बाद तुम भी यहीं रहने आ जाओ। वह अकेले कब तक अपनी बेकदरी कराते रहोगे? तुम मेरी फिक्र मत करो, हाँ, और अपना ध्यान रखो। मेरी तुमने आज तक किसी मामले में सुनी है जो अब सुनोगे? वकील को जल्दी बुला लेना। संजीव के यहाँ वापस लौटने से पहले दोनों काम हो जाने। अतुल को अचानक अपनी पत्नी की आवाज़ को सुनना बहुत बड़ा बोझ लगने लगा, तो उन्होंने झटके से फ़ोन काटकर फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। कल रात को अपने आप से किया यह वादा उन्हें याद नहीं रहा कि वे अब अतीत को याद करके अपने मन को परेशान व दुखी करना बंद कर देंगे। इस औरत के कारण मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। यह एक वाक्य लगातार उनके दिमाग में गूंज कर उनकी मानसिक शांति भंग किए जा रहा था। कुछ देर बाद जब संजीव ने उनके कमरे में कदम रखा, तब अतुल जी के चेहरे पर तनाव के भाव साफ नजर आ रहे थे। इतनी टेंशन में किस लिए नजर आ रहे हो पापा? संजीव ने माथे में बल डालकर सवाल पूछा। तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था। अतुल जी का स्वर नाराजगी से भरा था। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने जो आप इतने नाखुश दिख रहे हो? मकान तुम्हारे नाम करने और मेरे अकाउंट में तुम्हारा नाम लिखवाने की बात कह रही थी। क्या आपको उनके ये दोनों सुझाव पसंद नहीं आए हैं? तुम्हारी माँ का बात करने का ढंग कभी ठीक नहीं रहा संजीव। पापा, माँ ने मेरे साथ इन दोनों बातों की चर्चा चलने से पहले की थी। इस मामले में मैं आपको अपनी राय बताऊं? बताओ। पापा, अगर आप अपना मकान रक्षा आंटी और संजू को देना चाहते हो तो मेरी तरफ से ऐसा कर सकते हैं। मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ और मॉम की भी यहाँ वापस लौटने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। क्या तुम लोगों को लगता है कि रक्षा की इस मकान को लेने में कोई दिलचस्पी होगी? कुछ देर खामोश रहने के बाद अतुल जी ने गंभीर लहजे में बेटे से सवाल किया। क्यों नहीं होगी डैड? इस वक्त हमारी मकान की कीमत 70-80 लाख तो होगी। इतनी बड़ी रकम मुफ्त में किसी को मिल रही है तो क्यों कोई छोड़ेगा? मुझे यह और समझा दो कि मैं इतनी बड़ी रकम मुफ्त में रक्षा को क्यों दूँ? पापा, आप मुझे अब बच्चा मत समझो। अपनी मिस्ट्रेस को कोई इंसान क्यों गिफ्ट और कैश आदि देता है? क्यों देता है? रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए। डैड, अगर वह ऐसा ना करे तो क्या उसकी मिस्ट्रेस उसे छोड़कर किसी दूसरे की नहीं हो जाएगी?
रक्षा मेरी मिस्ट्रेस कभी नहीं रही है संजीव, अतुल जी ने गहरी सांस छोड़कर जवाब दिया। पर इस तथ्य को तुम माँ बेटा कभी सच नहीं मानोगे। मकान उसके नाम करने की बात उठाकर मैं उसे अपमानित करने की नासमझी कभी नहीं दिखाऊंगा। संजू की पढ़ाई पर मैंने जो खर्च किया, अब नौकरी लगने के बाद वह उस कर्ज को चुकाने की बात दसियों बार मुझसे कह है। पापा, मक्कार लोगों के ऐसे झूठे आश्वासन को मुझे मत सुनाओ प्लीज़। संजीव ने उन्हें चिढ़े लहजों में टोक दिया। रक्षा आंटी बहुत चालाक और चरित्रहीन औरत हैं। उन्होंने आपको अपने रूप जाल में फांस कर मम्मी, सलोनी और मुझसे दूर कर। तुम आज मेरे मन से सालों से दबी कुछ बातें ध्यान से सुन लो संजीव। इस बार अतुल जी ने उसे सख्त लहजे में टोक दिया। मैंने अपने परिवार के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियां बड़ी ईमानदारी से पूरी करी हैं, पर ऐसा करने के बदले में तुम्हारी माँ से मुझे हमेशा अपमान की पीड़ा और अवहेलना के जख्म ही मिले हैं। सलोनी और तुम भी अपने माँ के बहकावे में आकर हमेशा मेरे खिलाफ रहे। तुम दोनों को भी उसने अपनी तरह स्वार्थी और रूखा बना दिया। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि तुम सबके गलत और अन्यायपूर्ण व्यवहार के चलते मैं रात रात भर जाग कर कितने आंसू बहाए हैं। पापा, रक्षा आंटी के साथ अपने अवैध प्रेम संबंध को सही ठहराने के लिए हमें गलत साबित करने की आपकी कोशिश बिल्कुल बेमानी है। संजीव का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा था। मेरा हर एक शब्द सच है संजीव। अतुल जी जज्बाती होकर ऊंची आवाज़ में बोलने लगे। तुम तीनों मतलबी इंसानों ने मुझे कभी अपना नहीं समझा। दूसरी तरफ रक्षा और संजू ने मेरे एहसानों का बदला मुझे हमेशा भरपूर मान सम्मान देकर चुकाया है। इन दोनों ने मेरे दिल को बुरी तरह टूटने से, मुझे अवसाद का मरीज बनने से बचाए रखा। जब तुम दोनों छोटे थे तब हजारों बार मैंने तुम्हारी माँ को तलाक देने की बात सोची होगी, पर तुम दोनों बच्चों के हित को ध्यान में रखकर मैं अपने आप को रात दिन की मानसिक यंत्रणा से सदा के लिए मुक्ति दिलाने वाला यह निर्णय कभी नहीं ले पाया। आज मैं अपने अतीत पर नज़र डालता हूँ तो तुम्हारी क्रूर माँ से तलाक न लेने का फैसला करने की पीड़ा बड़े जोर से मेरे मन को दुखाती है। तुम दोनों बच्चों के मोह में मुझे नहीं फंसना था। भविष्य में झांक कर मुझे तुम सबके स्वार्थीपन की झलक देख लेनी चाहिए थी। मुझे तलाक लेकर रात दिन के कलह, लड़ाई झगड़ों और तनाव से मुक्त हो जाना चाहिए था। उस स्थिति में रक्षा और संजू की देखभाल करना मेरी सिर्फ जिम्मेदारी न रहकर मेरे जीवन में भरपूर खुशियाँ भरने का अहम कारण बन जाता। आज संजू की आंखों में मुझे अपने लिए मान सम्मान के साथ साथ प्यार भी नजर आता है। रक्षा को वैधवा की निराशता और अकेलेपन से छुटकारा मिलता और वह मेरे जीवन में प्रेम की न जाने कितनी मिठास भर। अतुल आगे नहीं बोल सके क्योंकि अचानक छाती में तेज दर्द उठने के कारण उनकी सांसें उखड़ गई थीं। संजीव को यह अंदाजा लगने में देर नहीं लगी कि उसके पिता को फिर से दिल का दौरा पड़ा था। वह डॉक्टर को बुलाने के लिए कमरे से बाहर की तरफ भागता हुआ चला गया। अतुल जी ने अपने दिल में दबी जो भी बातें अपने बेटे संजीव से कही थी, उन्हें बाहर गलियारे में दरवाजे के पास खड़ी रक्षा ने भी सुना था। संजीव को घबराए अंदाज में डॉक्टर के कक्ष की तरफ जाते देखकर वह डरी सी अतुल जी के कमरे में प्रवेश कर गई। अतुल जी के चेहरे पर गहन पीड़ा के भाव देखकर वह रो पड़ी। उन्हें सांस लेने में कम कष्ट हो, इसीलिए आगे बढ़कर उनकी छाती मसलने लगी थी। सब ठीक हो जाएगा, आप हिम्मत रखो, अभी डॉक्टर आकर सब संभाल लेंगे। रक्षा रुआसी आवाज में बार बार उनका हौसला बढ़ाने लगी। अतुल जी ने रक्षा का हाथ पकड़कर अपने हाथों में ले लिया और अटकती आवाज में कठिनाई से बोले, तुम्हारी और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने से मैं जो चूक गया उसका मुझे बहुत अफसोस है। संजू का और अपना ध्यान रखना, अलविदा। अतुल जी चल बसे। जिस प्यार और सेवा की कामना उन्हें अपनों से थी वे तो कभी झांकने तक नहीं आए, लेकिन बेटा भी जाते जाते अपनी खींच उतार गया। अफसोस, रक्षा और संजू उनके साथ हमेशा रहे, लेकिन इस रिश्ते को भी पत्नी ने मैला कर दिया।
आखिरी सांस लेते वक्त उनको सिर्फ रक्षा और संजू की ही परवाह थी। होती भी क्यों ना, इन दोनों के सहारे ही वे अब तक जिंदा थे। परिवार तो सिर्फ नाम का परिवार था। एक वक्त के साथ अतुल जी ने भी अपने परिवार को त्याग दिया था। ना उनसे उन्हें कोई अपेक्षा थी और ना ही उम्मीद। ऐसे खोखले रिश्ते से दूरी बनाकर रखा, यही उन्होंने बहुत अच्छा किया। खैर, रक्षा और संजू के लिए वे कुछ ना कर सके, इसका अफसोस करके ही वे चले गए। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। चलिए साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। तो स्वागत है सागर आपका हमारे इस परिवार में। जी इसे परिवार ही समझिए, क्योंकि हम सबका आधा से ज़्यादा वक्त यही कट जाता है काम करते करते। तो चलिए आपको सबसे मिलवाता हूँ, लेकिन उसके पहले यह वेलकम किट आपके लिए है। आपकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए यह खास कस्टमाइज किया गया है। हमें आशा है कि आपका वक्त यहाँ अच्छा गुजरे। आप क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी? सागर ने झिझकते हुए चाय कहा, क्योंकि मैनेजर का व्यवहार उसे ज़रूरत से ज़्यादा मीठा लगा। लेकिन सागर ने अपने आप को संयंत्र कर चाय का आनंद लेने लगा। तभी मैनेजर ने बेल बजाकर किसी को अपने केबिन में बुलवाया। 1 मिनट के भीतर एक खूबसूरत महिला केबिन के अंदर प्रवेश करती है। सागर का उसके चेहरे से नज़र नहीं हटता है। वह उसके चुस्त शरीर, संतुलित पोशाक और दमकते चेहरे पर बिखरी मधुर मुस्कान से प्रभावित हो गया। मिस सुहाना, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर। मैनेजर ने सुहाना का परिचय नए नियुक्त हुए सेल्स ऑफिसर सागर से कराते हुए कहा। सुहाना ने तपाक से उठकर हाथ मिलाया। सागर ने सुहाना के हाथ के स्पर्श की गर्मजोशी को स्पष्ट महसूस किया। उसने सुहाना की तरफ गौर से देखा। सुहाना ने भी सागर का अवलोकन किया। सूट के साथ मैच करती शर्ट और नेक टाई, अच्छी तरह सेट किए गए बाल, क्लीन शेव्ड, दमकता चेहरा, पहली नज़र में प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व। आप हैं मिस्टर सागर, हमारे न्यू सेल्स मैनेजर। सुहाना से परिचय के बाद मैनेजर महोदय सागर को सिलसिलेवार सभी केबिनों में ले गए। सागर ने केबिन में अपनी सीट पर बैठकर मेज के एक तरफ रखा लैपटॉप ऑन किया। थोड़ी समय में ही सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग इंटर रिलेटेड सुहाना और सागर की नियमित बैठकें होने लगीं। फिर धीरे धीरे अंतरंगता बढ़ती गई। दोनों ही अविवाहित हैं। दोनों अपने लिए उपयुक्त जीवन साथी की तलाश में भी थे। बढ़ती अंतरंगता की परिणति उनकी मंगनी में बदली और विवाह की तिथि तय की गई। दोनों के परिवार जोशो खरोश से विवाह की तैयारियां कर रहे थे। एक रोज बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से शॉपिंग कर सुहाना बाहर आ रही थी। सामने से आती एक स्त्री उससे टकराई। उसके हाथों का पैकेट सुहाना के वक्ष स्थल से टकराया। दर्द की तीव्र लहर सुहाना के वक्ष स्थल पर फैल गई। बड़ी मुश्किल से चीखने से रोक पाई सुहाना अपने आप को, पर लौटकर कपड़े बदलते हुए उसने वक्ष स्थल पर हाथ फिराया तो एक हल्की सी गांठ उसको दाएं वक्ष स्थल पर महसूस हुई। गांठ दबाने पर हल्का हल्का दर्द उठा। ऑफिस में थोड़ी देर की छुट्टी लेकर वह अपने परिचित डॉक्टर के पास गई। जांच कराने के बाद डॉक्टर गंभीर हो गए। आपको कुछ टेस्ट करवाने होंगे, डॉक्टर साहब ने गंभीरता से कहा। क्या कुछ सीरियस है? आशंकित स्वर में सुहाना ने पूछा। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वैसे क्या आपके परिवार में मेरा मतलब है आपकी माताजी या पिताजी या दादी नानी को ऐसी तकलीफ हुई थी क्या? डॉक्टर साहब ने धीरे धीरे बोलते हुए गंभीर स्वर में पूछा। इस सवाल पर सुहाना गंभीर हो गई। उसकी मम्मी को कई साल पहले, जब वह किशोरावस्था में थी, ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। लंबे समय तक तरह तरह के इलाज के बाद और वक्ष स्थल से एक वक्ष काटने के बाद इस समस्या से छुटकारा मिला था। क्या उसे भी वक्ष स्थल यानी ब्रेस्ट कैंसर है? क्या टेस्ट आपके यहाँ होंगे? जी नहीं, ये सबसे बड़े अस्पताल में होते हैं। एक टेस्ट से स्थिति स्पष्ट न होने पर
दूसरे कई टेस्ट करवाने पड़ते हैं। बाय द वे, आपका अंदाज़ा क्या है? सुहाना के इस सवाल पर डॉक्टर गंभीर हो गए। मिस सुहाना, अंदाज के आधार पर चिकित्सा नहीं हो सकती। प्रॉपर डायग्नोसिस किए बिना बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। आपने फैमिली बैकग्राउंड पर सवाल किया था। मेरी मम्मी को कई साल पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। सर्जरी द्वारा उनके वक्ष को काटना पड़ा था। कहीं मुझे भी? मिस सुहाना, हैव फेथ ऑन योर सेल्फ। कभी कभी सारा अंदाजा अनुमान गलत साबित होता है। यह कहते हुए डॉक्टर साहब ने अपने लेटर पर एक बड़े अस्पताल का नाम लिखते उस पर परामर्श लिखा और कागज सुहाना की तरफ बढ़ा दिया। ऑफिस में अपनी सीट पर बैठी सुहाना गंभीर सोच में थी। हर रोज अपने सहयोगियों के साथ कंपनी के किसी नए उत्पादन और उसकी मार्केटिंग पर डिस्कशन करती थी, मगर आज वह खामोश थी। सागर भी अपनी मंगेतर को गंभीर देखकर उलझन में था। हेलो सुहाना, हाउ आर यू? साइलेंट मोड पर रखे सेलफोन की स्क्रीन पर एसएमएस चमका। फाइन, संक्षिप्त सा जवाब दे सुहाना ने फ़ोन बंद कर दिया और उठकर मैनेजर के कमरे में चली गई। सर, मुझे कुछ पर्सनल काम है, आज छुट्टी चाहिए। बेटी को आज इतनी जल्दी आया देखकर मम्मी चौंक गई। सुहाना, कोई प्रॉब्लम है क्या? पानी का गिलास थमाते मम्मी ने पूछा। सुहाना खामोश थी। क्या बताए? कैंसर एक दाग समझा जाता था। कैंसर ग्रस्त व्यक्ति को अछूत के समान समझकर हर कोई उससे दूरी बनाए रखता है। उसकी मम्मी को भी कैंसर हुआ था 20 साल पहले। सर्जरी द्वारा उनका एक वक्ष काट दिया गया था। कैंसर जेनेटिक स्टेज की प्रथम स्टेज पर था। उसका फैलना थम गया था। 20 साल बाद उसकी मम्मी नॉर्मल लाइफ जी रही थी, मगर सब जानकर सभी संबंधी उनसे एक दूरी बनाकर रखते थे। सुहाना, क्या बात है? कोई ऑफिस प्रॉब्लम है? सोफे पर बैठकर सुहाना का चेहरा अपने हाथों में थामते मम्मी ने प्यार से पूछा। सुहाना की आंखें भर आई। वह हौले हौले सुबकने लगी। इस पर मम्मी घबरा गई। उन्होंने उसको अपनी बाहों में भर लिया। पानी का गिलास उसके होठों से लगाया। चंद घूंट पीने के बाद सुहाना संयत हुई। उसने स्थिर हो मम्मी को सब बताया। सुहाना की माँ गंभीर हो गई। क्या कैंसर पुश्तैनी था? उनको कैंसर था, उनसे पहले शायद उनकी माँ को भी, मगर दोनों अच्छी उम्र तक जीवित रही थीं। अजीब पसोपेश भरी और दुख भरी स्थिति बन गई थी। सुहाना के विवाह होने को मात्र 15 दिन बाकी थे। अब यह दुखद स्थिति बताने पर रिश्ता टूटना तो था ही, साथ ही कैंसर ग्रस्त परिवार है, यह दाग स्थायी तौर पर उन पर लग जाना था। डॉक्टर ने अभी अपना अंदाज़ा बताया है, साथ ही यह भी कहा है कि कई बार अंदाज़ा गलत भी साबित होता है। मम्मी ने हौसला बंधाने के लिए आश्वासन भरे स्वर में कहा। मगर हम सागर और उसके परिवार को क्या बताएं? सुहाना के इस सवाल पर मम्मी खामोश हो गईं। माँ के बाद अब बेटी को कैंसर जैसे रोग की त्रासदी का सामना करना पड़ रहा था। माँ को कैंसर विवाह के बाद 2 बच्चों को जन्म देने के बाद जाहिर हुआ था। परिणाम में वक्ष स्थल और बाद में गर्भाशय को निकालना पड़ा था। मगर बेटी की त्रासदी माँ से बड़ी थी। वह कुंवारी थी, विवाह दहलीज पर था। वर-वधू दोनों पक्षों की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। विवाह की तारीख से पहले रिश्ता टूट जाना आजकल के ज़माने में इतना असामान्य नहीं समझा जाता, मगर कोई उचित कारण होना चाहिए। मगर सुहाना की स्थिति एकदम असामान्य थी। कुदरत की मार की इतनी त्रासदी भरे ढंग से उस पर पड़ी थी। मैं अगर यह बात सागर से छुपाती हूँ तो विवाह के बाद इस बात के उजागर होने पर कि मुझे डॉक्टर द्वारा आगाह किया गया था, मैं सारी उम्र उनसे आंख नहीं मिला सकूंगी। सुहाना ने सारी स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा। मेरी बात तुम्हारे कैंसर ग्रस्त होने से तुम्हारी छोटी बहन अवंतिका के भविष्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। उसका रिश्ता करना मुश्किल हो जाएगा। मम्मी के स्वर में परेशानी झलक रही थी। सुहाना भी सोच में थी कि वह सागर को कैसे बताए। सुहाना, सागर का फ़ोन था। हर शाम विदा लेने के बाद दोनों एक या अनेक बार अपने अपने सेलफोन से
हल्की फुल्की चैट करती थीं। हेलो सागर, हाउ आर यू? प्रत्युत्तर में सुहाना का औपचारिकता भरा संबोधन सुनकर सागर चौंका। उसने गौर से सेलफोन की स्क्रीन पर नजर डाली। कुछ गलती से किसी और का नंबर तो प्रेस नहीं कर दिया? प्यार से सोनू कहकर बुलाने वाली सुहाना उसे अपरिचित या गैर के समान संबोधन कर रही थी। सागर, परसों संडे है, आप पार्क व्यू होटल के ओपन रेस्टोरेंट में आ जाना, कहते हुए सुहाना ने फ़ोन काट दिया। असमंजस में पड़ा सागर हाथ में पकड़े सेलफोन को देख रहा था। पार्क व्यू होटल के रेस्टोरेंट को एक बड़े तालाब को सुधार कर पिकनिक स्पॉट का रूप दिया गया था। कई बार दोनों वहां जा चुके थे। आमने सामने बैठकर चप्पू चलाते कश्ती झील के बीचों बीच लाकर कश्ती रोककर सागर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या बात है, इतनी सीरियस क्यों हो? तुम्हारा लहजा भी एकदम एबनॉर्मल है। सुहाना ने अपने छोटे वैनिटी पर्स से एक लिफाफा निकालकर बढ़ाया। एक बड़े अस्पताल का लिफाफा देखकर सागर चौंका। उसने लिफाफा निकाला और उसमें रखे कागजों को निकालकर एक नज़र डाली और प्रश्नवाचक नज़रों से सुहाना की तरफ देखा। सागर, मुझे कैंसर है। मेरे वक्ष स्थल में ट्यूमर है। मैं ब्रेस्ट कैंसर से ग्रस्त हूँ। आई एम सॉरी, कहते हुए सुहाना ने अपना चेहरा झुका लिया। सागर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको ऊंची पहाड़ी की शिखर से नीचे की ओर धक्का दे दिया हो। वह भौचक्का सा कभी हाथ में पकड़े मेडिकल रिपोर्ट के कागजों को, कभी सामने बैठी अपनी मंगेतर, अपनी भावी पत्नी को देख रहा था। उसने एक बार फिर सरसरी नज़र मेडिकल रिपोर्ट पर डाली और कागज लिफाफे में डालकर लिफाफा सुहाना की तरफ बढ़ा दिया। अब दोनों खामोश थे। दोनों जानते थे कि ऐसी हालत में खामोशी ही ठीक है। थोड़ी देर बाद सुहाना ने चप्पू थामे और नाव को किनारे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। किनारे पर कश्ती लगी। सुहाना उतरी। उसने एक नज़र अपने मंगेतर की तरफ डाली और फिर मुड़कर स्थिर कदमों से बाहर चली गई। सागर उसको जाता देखता रहा। वह थोड़ा हकबकाया सा था, थोड़ा लुटा पुटा सा था। इस बदले हालात की वह क्या समीक्षा करे, क्या बोले? यदि सुहाना ने कोई अन्य कारण बताकर शादी से मना कर दिया होता, रिश्ता तोड़ने की बात कही होती, तब वह इस आघात को सहजता से झेल लेता। मगर ऐसी स्थिति, मात्र 10 दिन विवाह को बचे थे। भावी दुल्हन में जानलेवा कैंसर की बीमारी के लक्षण उभर आए थे। धीमे कदमों से चलता सागर अपनी कार में बैठा, घर चला आया। अपने मम्मी पापा को क्या बताएं, बताएं या ना बताएं? सागर, ज्वेलर का फ़ोन आया था, सारे जेवरात तैयार हैं, थोड़ी देर में उनका आदमी लेकर आने वाला है। सोफे पर चुपचाप बैठे सागर से उसकी माँ ने कहा। ऐसे हालात में सागर क्या कहे, कैसे कहे? सुहाना उसको अपनी असाध्य समझी जाने वाली अकस्मात उभरी बीमारी का कारण बताकर रिश्ता तोड़ने का इशारा कर चुकी है। खुशी के मौके को सेलिब्रेट करने के लिए दोनों पक्षों से जुड़ी सभी सेरेमनी समय समय पर की जा रही थी। पहले रोका सेरेमनी, फिर रिंग सेरेमनी, अब समय था बधाई सेरेमनी और साथ ही लेडीज संगीत सेरेमनी का, जो विवाह से मात्र 2 दिन पहले तय थी और संयुक्त समारोह था। ऐसा आघात जो कि कुदरती था का आभास न सुहाना को था न सागर को। सुहाना के परिवार वाले तो आ पड़ी इस आसन विपत्ति से आगाह थे, मगर सागर के परिवार वाले अनजान थे। सागर का परिवार पूरे उत्साह से शादी की तैयारियों में मगन था, मगर सुहाना का परिवार असमंजस में था, क्या करे क्या ना करे। सागर को बताया? मम्मी ने सुहाना से पूछा। हाँ, मेडिकल रिपोर्ट उसको दिखाकर सब बता दिया। ठंडे स्थिर स्वर में सुहाना ने कहा। उसने क्या कहा? फिलहाल कुछ नहीं, मामला ही ऐसा है, कोई भी एकदम क्या जवाब दे सकता है। अगले दिन ऑफिस में सब व्यवस्थित था, सुचारू था। कंपनी के मामलों में मार्केटिंग मैनेजर और सेल्समैन में सामान्य तौर पर डिस्कशन हुआ। भविष्य की योजनाएं बनाई गईं। शाम को सागर घर लौटा। उसकी मम्मी ने उसको पानी का गिलास थमाते हुए कहा, आज हमारी सोसाइटी में रहने वाले 2 परिवारों के सदस्यों के साथ दुर्घटना हुई है। किसके साथ?
साथ वाले अपार्टमेंट में रहने वाले अमन सीढ़ियों से फिसल कर गिरने पर रीढ़ की हड्डी तुड़वा बैठे हैं, जबकि सामने वाले बैरागी जी की पत्नी बस की चपेट में आकर कुचल गई है। दोनों सीरियस हैं। सागर सोच में पड़ गया। क्या कभी उसने इस बात पर गौर किया था उसका अड़ोसी पड़ोसी कौन था? महानगरीय सभ्यता का अनुकरण करते अब बड़े शहर या मध्यम श्रेणी के महानगर भी अपरिचय की सभ्यता या संस्कृति का अनुकरण कर रहे थे। क्या उसने कभी अपने साथ वाले फ्लोर में रहने वाले अड़ोसी पड़ोसी से परिचय किया, हाल चाल पूछा? क्या उन्होंने भी ऐसा किया? अगले 2 दिनों में दोनों दुर्घटनाग्रस्त पड़ोसी चल बसे। उनकी अंतिम विदाई में सागर भी शामिल हुआ। जिसे जान पहचान थी उनसे सागर को पता चला कि हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले कई पड़ोसी तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त थे, मगर अपनी असाध्य बीमारियों को सहजता से अपनी नियति समझ वे अपना जीवन जी रहे थे। रिटायर्ड प्रिंसिपल मिस्टर गुजराल 80 वर्ष के थे। पिछले 50 साल से कैंसर ग्रस्त थे, मगर परहेज भरा जीवन अपनाकर सहजता से जी रहे थे। उनकी रिटायर्ड पत्नी भी असाध्य बीमारी से ग्रस्त थी, मगर बीमारी को अपने जीवन का अंग मानकर 70 वर्ष पार कर अपना जीवन सहजता से जी रही थी। एक परिवार का बच्चा 5 बरस का था। एक टांग पोलियो ग्रस्त था, मगर वह आर्टिफिशियल टांग से खेलता कूदता था, मगन रहता था। एक 12 साल का बच्चा खुद ही मधुमेह के इंजेक्शन लगाता था। मनुष्य का दिमाग सुख की अवस्था में इतना चैतन्य नहीं होता जितना दुख, परेशानी या विपत्ति पड़ने पर। अपनी भावी पत्नी पर आ पड़ी आसन विपत्ति ने सागर का मस्तिष्क चैतन्य कर दिया। आस पड़ोस अनेक मित्रों संबंधियों पर गौर फरमाने से उसको आभास हुआ संसार में पूर्ण सुखी कोई नहीं था। सुहाना आईपॉड की नई शैली के सेल फोन पर सागर का फ़ोन नंबर उभरा। कहिए, शाम को ओपन रेस्टोरेंट में आना है। क्यों? तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट का जवाब देना है। ओके सागर, शाम 7 बजे। सागर नहीं सोनू, जरा नई शैली की कोई अट्रैक्टिव ड्रेस डालना। और खट से फ़ोन कट गया। अनबुझी पहेली के समान हाथ में पकड़े सेलफोन को देखती सुहाना कुछ ना समझ सकी। दीदी, जीजा जी से मिलने जा रही हो? बड़ी बहन को ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठा देख छोटी बहन अवंतिका ने पूछा। सुहाना खामोश रही। असाध्य बीमारी का छोटी बहन को पता नहीं था। मम्मी खामोश थी। वर पक्ष क्या पता कब रिश्ता तोड़ने के लिए फ़ोन कर दे या पर्सनल मैसेज भेज दें। वहीं ओपन रेस्टोरेंट, मध्यम रोशनी से आभासित गोल मेज व कुर्सियाँ। क्या पियोगी? सुहाना की आंखों में प्यार से झांकते सागर ने पूछा। प्लीज़ कम टू द पॉइंट, सुहाना ने गंभीर स्वर में कहा। अरे भाई, ठंडा गरम तो पी लो। जब कोई समस्या होती है तब समाधान भी होता है। मेरी बीमारी लाइलाज है, साधारण समस्या नहीं है। ठीक है, फ़र्ज़ करो यही ट्रबल मुझे हो जाता तो? वह सब बात की बात है। आप क्या कहना चाहते हैं? कैंसर आज के ज़माने में लाइलाज नहीं है। धैर्य रख कर इलाज करवाने से कैंसर ठीक हो जाता है, सागर ने गंभीर स्वर में कहा। सागर, बी प्रैक्टिकल। आप सर्वगुण संपन्न हैं। आपको अनेक रिश्ते मिल जाएंगे। कल का क्या भरोसा? किसी और लड़की से शादी करने पर भविष्य में वह भी किसी गंभीर बीमारी की शिकार हो सकती है। वह सब बात की बात है सागर। कैंसर के लक्षण अभी ना उभर कर शादी के बाद उभरते तो? इस सवाल पर सुहाना खामोश रही। सागर उठकर उसके समीप आया। सुहाना, प्लीज़ मेरे पास आओ, उसके कंधों पर हाथ रखते हुए उसने कहा। स्नेह स्निग्ध प्रेम भरे स्पर्श से सुहाना की आंखें भर आई। वह उठकर अपने मंगेतर के सीने से लग गई। धीमे धीमे सुबकने लगी। सागर ने सुहाना को बहुपास में भर लिया। सुहाना की आंखों से गिरते आंसुओं से उसकी शर्ट भीग गई। भावनाओं का ज्वार मंद पड़ा। सुहाना ने अपनी पसंद के डिनर का ऑर्डर किया। एक ही प्लेट में दोनों ने एक दूसरे को खिलाया। सुहाना के साथ सागर को आया देख सुहाना की माँ चौंकी। दोनों के चेहरे से वे समझ गई कि रिश्ता टूटने के बजाय और ज़्यादा पक्का हो गया है, लगता है। अगले दिन सागर और सुहाना ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली। सागर सुहाना को नगर के बड़े
मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में ले गया। बहुत बड़ा अस्पताल था, सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त था। पूरे देश में इसकी कई शाखाएं थीं। इसका संचालन एक बड़ा व्यापारी घराना करता था। चिकित्सा व्यवस्था भी अब बड़े कॉरपोरेट घराने अपना चुके थे। एक अस्पताल में मेडिक्लेम के आधार पर भी चिकित्सा प्रदान की जाती थी। फीस और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चिकित्सा दल ने सिलसिलेवार सुहाना के कई टेस्ट किए। देखिए सर, कैंसर की कई किस्में होती हैं। पहले ज़माने में अधिकांश कैंसर लाइलाज थे, मगर मेडिकल साइंस में तरक्की होने से अब अधिकांश कैंसर का इलाज संभव है। वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश बनर्जी ने स्थिर स्वर में कहा। सुहाना और सागर को आशा का संचार महसूस हुआ। बाय द वे, ये आपकी क्या हैं? डॉक्टर साहब ने पूछा। जी, मेरी मंगेतर हैं। हमारी अगले सप्ताह शादी है। बाई चांस वक्ष स्थल में तीव्र दर्द उठने से यह स्थिति सामने आ गई। सागर ने डॉक्टर साहब का आशय समझते कहा। मंगेतर और अगले सप्ताह शादी। डॉक्टर साहब ने गौर से सामने बैठे जोड़े की तरफ देखा। दोनों पति पत्नी होते तो स्थिति सहज थी, मगर मंगेतर? सागर और सुहाना डॉक्टर साहब के चेहरे के भाव समझकर हल्के से मुस्कुराए। डॉक्टर साहब के चेहरे पर भी मृदु मुस्कान उभर आई। उन्होंने प्रश्नात्मक नज़रों से सागर बत्रा की तरफ देखा। सागर सुंदर सजीला नौजवान था, सर्वगुण संपन्न था। आम युवक भावी पत्नी के कैंसर युक्त होने का पता चलने पर तत्काल रिश्ता तोड़ देता है। मिस्टर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी भावी पत्नी का इलाज हो जाएगा। थोड़ा धैर्य और हौसला रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने तसल्ली भरे स्वर में कहा। कितना खर्चा पड़ सकता है? सुहाना ने पूछा। खर्च तो काफ़ी होगा, मगर आप पूर्णतया रोग मुक्त हो जाएंगी। अंदाजन? देखिए, नई तकनीक की लेज़र एवं बर्न सर्जरी द्वारा पहले कैंसरग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करना पड़ेगा, फिर दोबारा कैंसर की कोशिकाएं ना पनपे, इसके लिए रेडिएशन तकनीक द्वारा तमाम वक्ष स्थल की विशेष सर्जरी करनी पड़ेगी। फिर आपका एक वक्ष निकालना पड़ेगा। एक वक्ष? जी हाँ, कैंसर आपके बाएं वक्ष में है, दूसरा वक्ष निरापद है। निकाले गए वक्ष के स्थान पर स्पेशल पॉलीमर और प्लास्टिक सर्जरी द्वारा आर्टिफिशियल वक्ष का निर्माण कर स्थायी तौर पर लगा दिया जाएगा। आर्टिफिशियल वक्ष बिल्कुल कुदरती महसूस होगा। बस आप स्तनपान नहीं करवा सकेंगी। आपका दायां वक्ष पूरी तरह सक्षम है, उससे आप भावी संतान को सहजता से स्तनपान करवा सकेंगे। अस्पताल में कितना समय लग सकता है डॉक्टर? ऑपरेशन में 4 से 6 घंटे और रिकवर होने में लगभग 3-4 सप्ताह। रेडिएशन थेरेपी से आपके शरीर के बाल अस्थायी तौर पर झड़ सकते हैं। दोबारा उगने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सारा खर्च लगभग 20 लाख रुपए। जी? सुहाना का चेहरा बुझ गया। डियर, इत्मीनान रखो। सागर ने आश्वासन देते सुहाना के कंधे पर हाथ रखा। डॉक्टर साहब, मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी के आधार पर भी इस इलाज का खर्चा क्लेम हो सकता है? सागर ने पूछा। जी हाँ, हमारे यहाँ यह सुविधा भी है। क्या आपके पास मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी है? आजकल मल्टीपर्पज़ बीमा पॉलिसी का ज़माना है। मेरे पास और इनके पास मल्टीपर्पज़ बीमा पॉलिसी है। हम दोनों का 30 साल का 50-50 लाख रुपए का बीमा है। फिर कोई दिक्कत नहीं है? डॉक्टर साहब ने हर्ष भरे स्वर में कहा। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलकर एक लेडी डॉक्टर दाखिल हुई। उनके गौरवर्ण चेहरे और ललाट पर गहन बुद्धिमत्ता की छाप थी। उन्होंने हल्के नीले रंग की साड़ी और मैच करता ब्लाउज पहन रखा था। उनके ऊपर डॉक्टरों वाला लंबा सफ़ेद कोट था। मीट माय वाइफ, डॉक्टर आभा बनर्जी। लेडी डॉक्टर के समीप आकर साथ रखी खाली कुर्सी पर बैठने के बाद डॉक्टर साहब ने परिचय कराते हुए कहा, यह है मिस्टर सागर एंड मिस सुहाना। और आभा ने बारी बारी से हाथ मिलाया। शी इज़ ऑल्सो स्पेशलिस्ट, डॉक्टर साहब ने कहा। फिर अपनी पत्नी से बंगाली भाषा में कुछ कहा। डॉक्टर आभा के चेहरे पर मृदु मुस्कान उभरी। उन्होंने सागर की तरफ प्रशंसात्मक नज़रों से देखते हुए कहा, सागर, मैं आपके उदार और दयालु भावना की सराहना करती हूँ। प्रकृति आप दोनों पर सभी आशीर्वाद बरसाएगी।
सागर बत्रा ने मुख अभिवादन और मुद्रा में सिर हिलाया। डॉक्टर साहब ने अपने लेटर हेड पर कुछ दवाई लिखी और बताया, हर मरीज को ऑपरेशन से पहले शरीर को ऑपरेशन के लिए तैयार करने की बाबत कुछ दिन जरूरी दवाएं लेनी पड़ती हैं। डॉक्टर दंपति ने स्नेह से भावी कपल की तरफ देखा और गर्मजोशी से हाथ मिलाया। विवाह पूरे धूमधाम से हुआ। दोनों हनीमून के लिए चले गए। दोनों ने 1 महीने की छुट्टी ले ली। डॉक्टर ने सुहाना का ऑपरेशन दूसरी शाखा के अस्पताल में किया। ऑपरेशन सफल रहा। काटे गए वक्ष की जगह एक नया शिल्प निर्मित वक्ष भी लग गया। बीमा कंपनी ने सहृदयता दिखाते हुए सारे खर्च का भुगतान किया। सागर के माता पिता अपने सुपुत्र की विशाल नेक दिल पर अभिभूत थे। वहीं सुहाना के माता पिता भी ऐसा दामाद पाकर हर्ष मगन थे। साल भर बाद सुहाना ने चांद सी सुंदर बच्ची को जन्म दिया, जो अपनी माता पिता के समान सुंदर और स्वस्थ भी थी। और स्वस्थ भी। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।